हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 70 और हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, और वो है सुप्रीम कोर्ट। आज हम फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको आज के लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसे मैंने डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स के फॉर्मेट में क्रिएट किया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में बस कीवर्ड देख के रिवाइज कर सके और रिकॉल कर सके। तो मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्या आपको याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जूरिसडिक्शंस देखे थे। कौन से जूरिसडिक्शंस थे वो? सबसे पहले हमने देखा था कि ओरिजिनल जूरिसडिक्शन क्या होता है, इसके रिलेटेड फिर हमने एक केस भी देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि एपेलेट जूरिसडिक्शन क्या होता है। हमने समझा था कि रीट जूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब देखी थी। और फिर हमने देखा था कंसेप्ट कॉल्ड एज एडवाइजरी जूरिसडिक्शन, राइट। तो आज हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कुछ पावर्स और फंक्शंस ऑफ आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है, देखिए इसके ऊपर क्या होता है ना कि आपको स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, स्पेशली यूपीएससी में 3 स्टेटमेंट्स दे देंगे और किसी भी स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट का रोल आपको पूछेंगे कि ये सही है कि गलत है ना। तो इसलिए आपको इसकी जानकारी पता होनी चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही बताऊंगी, अच्छे से सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन डिस्प्यूट। ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में या फिर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट अराइज हो जाए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं कि इस डिस्प्यूट के रिलेटेड क्या चीज़ें करनी चाहिए। इनका जो डिसीजन होगा ये ओरिजिनल होगा, एक्सक्लूसिव होगा और फाइनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री की जो बाकी की कोर्ट्स है वो यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, दूसरा समझो, इसे हम कहते हैं यूपीएससी मिसकंडक्ट इंक्वायरी। यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? अगर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लगता है, ये सस्पेक्ट करते हैं किसी भी चेयरपर्सन या फिर एनी मेंबर ऑफ यूपीएससी, ठीक है, तो चेयरपर्सन भी हो सकते हैं, यूपीएससी के कोई मेंबर भी हो सकते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट ने उनको ऐसा लगा कि ये लोग कुछ मिसकंडक्ट कर रहे हैं, ये बस सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि देखिए सर, यहाँ पे एक चेयरपर्सन है या फिर कोई मेंबर है यूपीएससी के, इनका मिसकंडक्ट हो रहा है। तो फिर यहाँ पे जो कोर्ट है खुद से इसे इन्वेस्टिगेट करेगी। तो मिसकंडक्ट का क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा। और अगर उस इन्वेस्टिगेशन में ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट इसे रेकमेंड करेगी कि इनका रिमूव कीजिए इनको। ठीक है, तो रिमूवल रिकमेंडेशन यहाँ पे किया जाता है। अब लेट्स से कि यहाँ पे रिमूवल रिकमेंडेशन दिया गया है या फिर कोई और डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये जो डिसीजन होगा ये एडवाइजरी नेचर का क्यों ना हो, लेकिन ये बाइंडिंग एडवाइस होती है। समझ में आया? तो प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखना है आपको। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या है? मस्ट है। अगर इन्होंने बोला है रिमूव कीजिए तो बिल्कुल ये रिमूव हो जाएगी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की और एक पावर आती है जिसे हम कहते हैं पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजंस। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये। कैसे समझाती हूँ, ये आप अपने एथिक्स के पेपर में भी यूज कर सकते हो। कैसे, ये समझाती हूँ। देखो, अब आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं पास्ट में, लेकिन ऐसे भी इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद को री एग्जामिन किया है और रिवाइज किया है खुद के ही डिसीजंस को, जिससे कि ये इंश्योर कर सके जस्टिस ठीक से डिलीवर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक सेल्फ करेक्टिंग इंस्टीट्यूशन है। कैसी है? एक सेल्फ करेक्टिंग इंस्टीट्यूशन। यही इसकी बहुत अच्छी और खासियत है। देखिए, एग्जाम्पल के साथ अगर बताऊँ तो हमने प्रीवियस लेक्चर में गोलकनाथ केस दिखा था। कब का था ये? जल्दी से याद कीजिए। 1967 में ये केस आया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट हमारी फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर सकती है। फिर हमारा केशवानंद भारती केस आता है 1973 में। यहाँ पे ये कहा गया कि बिल्कुल पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, प्रोवाइडेड यहाँ पे
आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरे लॉ को ही बदल के रख दिया है ना। ये इतना लैंडमार्क जजमेंट था। ये क्यों हो सका? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद को करेक्ट किया, खुद की गलती सुधारी, ठीक है ना, रिवाइज किया, री एग्जामिन किया। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने अगर एथिक्स के पेपर में कहीं पे आपको पूछे कि सेल्फ करेक्टिंग बिहेवियर, हम कैसे खुद को सुधार सकते हैं वगैरह, तो यहाँ पे आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। देखिए, बात यही होती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो आपको पता है उसे ही आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। बस यही इतना छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती थी विद दिस एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर टू ट्रांसफर और विड्रॉ द केसेस। ये क्या होता है? अब देखो, सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट में कोई पर्टिकुलर केस पेंडिंग चल रहा है तो इस पेंडिंग केस को खुद से बुला सकती है, विड्रॉ कर सकती है और खुद से ही कुछ डिसीजन दे सकती है। अगर ये चाहे तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी पर्टिकुलर केस को ट्रांसफ़र भी कर सकती है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करती है कि जो भी जस्टिस दिया जा रहा है ये पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म हो, इसके साथ साथ कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट ना क्रिएट हो जाए, तो इसका पूरा ध्यान देती है। इसके साथ साथ जो डिसीजन दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बाइंडिंग नेचर के होते हैं। क्यों? देखिए, अगर लॉ डिक्लेयर किया गया है हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बाइंडिंग होगा हर एक कोर्ट पे, हमारी कंट्री के लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सबके ऊपर। तो ऑर्डर एनफोर्स होगा थ्रू आउट द कंट्री। तो किसी कंट्री के कोने में कोई एक इंस्टीट्यूट ये नहीं बोल सकती कि यहाँ पे ये हमारा इलाका है और यहाँ पे हमारा कानून चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कानून चलेगा। समझ में आया आपको? ठीक है। अब इसके लिए फिर क्या होता है, जितनी भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ होगी ये पूरा असिस्टेंस देंगी, जिससे कि ये सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग डिसीजंस को थ्रू आउट द कंट्री एनफोर्स कर सके। इसके बाद आता है जुडिशियल सुप्रिटेंडेंस। अब इसका मतलब क्या होता है? हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होती है ये सुपरवाइजरी रोल अदा करती है, कंट्रोलिंग द पावर्स ऑफ ऑल द कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल्स अक्रॉस द कंट्री। इससे क्या हो रहा है, ये इंश्योर कर रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ें फंक्शन करें प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। बस इतना एक काम है। इसके साथ इनका और एक काम होता है जिसे हम कहते हैं एक्सपांशन ऑफ पावर। अब इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ, देखिए, हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हमारी पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि ये इंक्रीज कर सकती है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जूरिसडिक्शन को या फिर पावर को, जो कि यूनियन लिस्ट के मैटर के अंदर आते हैं। सेंटर और स्टेट दोनों भी मिलके स्पेशल एग्रीमेंट कर सकती है और उस एग्रीमेंट में ये बोल सकती है कि चलिए सुप्रीम कोर्ट की पावर हम बढ़ा रहे हैं इस पर्टिकुलर मैटर को, कोई भी मैटर हो सकता है। तो ये वाला एक पॉइंट आपको याद रखना है। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि एडवोकेट हायरार्की कैसी चलती है इंडियन लीगल सिस्टम में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो समझने हैं, हम सब नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही पढ़ेंगे। सबसे पहला तो एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं इनके बारे में समझिए। ये सीनियर एडवोकेट्स एग्जैक्टली होते क्या है ये लोग? तो ही और शी इज़ अ हाईली एक्सपीरियंस्ड या फिर डिस्टिंग्विश लॉयर, जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ के लिए, उनकी नॉलेज के लिए, उनके लीगल प्रोफेशन के लिए। और ऐसे लोग डेजिग्नेट किए जाते हैं एज अ सीनियर एडवोकेट। अब ये डेजिग्नेशन कौन दे रहा है इन्हें? एक तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे डेजिग्नेट ऐसे करते हैं। लेकिन ये चीज़ होते टाइम पे जिन एडवोकेट को यहाँ पे आप सीनियर एडवोकेट ऐसे डेजिग्नेट कर रहे हो, इनकी कंसेंट की भी ज़रूरत होती है। तो इनके कंसेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट यहाँ पे इन्हें एज अ सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर देगी। तो क्या हो रहा है, द डेजिग्नेशन हैपन्स विद द एडवोकेट्स कंसेंट इफ द कोर्ट फील्स द लॉयर डिजर्व द स्टेटस। ऑलराइट। अब देखिए, इनके साथ साथ डेजिग्नेशन तो इनको मिल गया, लेकिन इनके पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती है। जैसे कि सीनियर एडवोकेट फाइल नहीं कर सकते किसी भी केस को या फिर डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली फाइल नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। यहाँ पे उनको अपीयर होना होता है AOR में। अब ये AOR क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है अभी बताती हूँ, लेकिन बस इतना समझो कि जो सीनियर एडवोकेट्स हो गए वो यहाँ पे अपीयर हो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पे। और जो बाकी के कोर्ट्स है या फिर ट्रिब्यूनल्स है वहाँ पे वो
उनको जूनियर एडवोकेट की असिस्टेंस होना ज़रूरी होता है। वो किसी प्लीडिंग को या फिर एफिडेविट, जो आपको पता होगा ना एफिडेविट वगैरह बनाते हैं, ये सारी जो लीगल पेपर वर्क, ठीक है, एफिडेविट अगर नहीं पता है तो इतना समझो कि कोई लीगल पेपर वर्क, ये सारी जो चीज़ें हैं ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर वो सेटल कर सकते हैं या फिर रिव्यू कर सकते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स को। खुद लीगल पेपर वर्क नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनके पास कोई पेपर वर्क लेके आता है कि सर प्लीज़ देखिए कि ये पेपर वर्क सही है कि नहीं, तो इसे वो बिल्कुल सेटल या फिर रिव्यू कर सकते हैं, जो जूनियर क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये जो काम है ये जूनियर के द्वारा किया जाता है, सीनियर एडवोकेट्स इस काम को नहीं करते हैं, इनके ऊपर ये करने नहीं दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों, इनको क्यों ये काम नहीं करने दे रहे हैं लोग। तो मेन रीज़न इसका ये है, पर्पज़ ये है, ये रेस्ट्रिक्शंस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो सीनियर एडवोकेट हैं, मैंने आपको अभी इनकी एक्सपर्टीज़ बताई थी, ये एक्सपर्ट होते हैं, अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो एक्सपर्टीज़ है ये इंपॉर्टेंट काम में लगनी चाहिए। आप ये क्या फालतू के जो लीगल पेपर वर्क है जो बाकी के कोई और भी कर सकता है, इसमें आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो ये रेस्ट्रिक्शंस इंश्योर करता है कि कोई भी सीनियर एडवोकेट फोकस करे किसी इंपॉर्टेंट लीगल इशू के ऊपर और ना कि कोई प्रोसीजर या फिर क्लरिकल वर्क के ऊपर। बस इतना ही इसका काम होता है। इसके साथ साथ कुछ जो मैंने आपको अभी एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी AOR की, जिसे हम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, तो ये कुछ नहीं, बस एक स्पेशली क्वालिफाइड एडवोकेट्स होते हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट की एग्ज़ाम होती है, उस मतलब AOR के ऊपर ही एग्ज़ाम होती है, उसे पास किए हुए लोग होते हैं, बस इतना याद रखो। अब ये जो AOR है ये किसी भी केस को फाइल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर होना चाहिए उसे देखते हैं। और ये जो AOR होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होते हैं, ठीक है, थ्रू AOR। तो AOR एक माध्यम है जिससे कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को पेश कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर पेपर वर्क को फिल करने के लिए, पेपर वर्क की जानकारी वगैरह भरना होता है ना उसको, या फिर अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो उस कम्युनिकेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये कम्युनिकेशन किसके बीच हो रहा है, यहाँ पे है आपका क्लाइंट और यहाँ पे हमारी कोर्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, इसके बीच जो कम्युनिकेशन होना चाहिए इस कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर लेट्स से कि कोई आम सिटीज़न यहाँ पे आते हैं, उनको कोई पेटिशन को फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको सबसे पहले एक AOR को हायर करना होगा और फिर ये ऑफिशियली इनके बिहाफ पे इनकी जो पेटिशन है इसे सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए। समझ में आया आपको, इतना सिंपल प्रोसीजर होता है। अब जो बाकी के एडवोकेट्स हैं, देखिए यहाँ पे ये अदर एडवोकेट्स हैं, इनका क्या, ये जो है ये लॉयर होते हैं जो एनरोल होते हैं आपने नाम भी सुना होगा स्टेट बार काउंसिल का, ठीक है। तो ये लोग लॉयर्स होते हैं जो एनरोल करते हैं स्टेट बार काउंसिल में, और ये जो भी चीज़ हो रही है ये हो रही है अंडर एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, ठीक है, एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। ये अपीयर होते हैं या फिर अर्ग्यू करते हैं केसेस को इन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये फाइल नहीं कर सकते किसी डॉक्यूमेंट को या फिर मैटर को डायरेक्टली, ठीक है, ये डायरेक्टली ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी पेपर वर्क को फिल करना है, कोई फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है, तो आपको AOR के थ्रू ही इन चीज़ों को करना होगा। यानी कि आप एडवोकेट हो, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, फिर भी ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आपको AOR की हेल्प लेनी होगी। ये आपको समझ में आया, इसके पीछे क्या रीज़न है, इतना डीप में नहीं जाना है आपको, बस एक रफ आइडिया रखना है, थोड़ा सा पढ़ के बस आपको आगे बढ़ना है। समझ में आया, तो ये एक बात हो गई। अब देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बहुत बार कंपैरिजन करवाया है जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तब, राइट। USA का सुप्रीम कोर्ट है और इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, दोनों में भी ह्यूज डिफरेंस है और ये हम बहुत बार देख चुके हैं, राइट। देखिए दोनों भी, अब देखो सुप्रीम कोर्ट कहाँ का भी हो, यहाँ पे मैं इंडिया लिख लेती हूँ और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख लेती हूँ, ठीक है, ये दोनों। अब इन दोनों के पास भी अपेक्स कोर्ट है उनकी खुद की कंट्री में, जहाँ पे पावर स्ट्रक्चर जुरिडिक्शन बहुत बदलता है। यहाँ पे सेम पावर नहीं है, सेम स्ट्रक्चर नहीं है दोनों के बीच, और सेम जुरिडिक्शन भी नहीं है, डिफरेंट नेचर है दोनों का। आपको पता है हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये हम पहले देख चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या मैटर है,
यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और इसके साथ साथ इनके पास फेडरल जुडिशरी होती है। फेडरल यहाँ पे डुअल नेचर है इसका, है ना। ये एक बात है। अगर मैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करूँ यहाँ पे इंडिया के केस में या फिर यूएसए के केस में, तो इंडिया के केस में यहाँ पे ये सिर्फ फेडरल डिस्प्यूट को सुनते हैं। जैसे कि हमने आर्टिकल 131 के अंडर देखा था, अगर सेंट्रल स्टेट के बीच या फिर स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो जाए तो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसे सुनती है। इसलिए हमने इनको कहा था कि ये फेडरल डिस्प्यूट को सुनती है। लेकिन यूएसए में क्या होता है, जब ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात आती है तब ये हियर करते हैं फेडरल डिस्प्यूट के साथ साथ अगर बाकी के केसेस हो, जैसे कि कोई एम्बेसडर्स है, ठीक है, मैरीटाइम इशू हो गया है, नेवल फोर्सेस का कोई इशू हो गया है, तो इसे भी ये देखेंगे। तो पहला तो हो गया ओरिजिनल जुरिडिक्शन। फिर इसके बाद हमने देखा था एपेलेट जुरिडिक्शन। इंडिया के केस में क्या हुआ था, एपेलेट जुरिडिक्शन जब आता है सुप्रीम कोर्ट के केस में तब ये हियर करते हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल या फिर क्रिमिनल केसेस को। यूएसए में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसे ही सुनती है। यहाँ पे हमने और एक पॉइंट देखा था कल, स्पेशल लीव टू अपील, अगर आपको याद हो। यहाँ पे क्या हुआ था, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ये ब्रॉड पावर है यहाँ पे, है ना। स्पेशल लीव टू अपील कहाँ पे आता है, अंडर आर्टिकल नंबर 136 में आता है। यहाँ पे ये अपील सुनते हैं अगर कोई और कोर्ट हो और इस पर्टिकुलर कोर्ट से ये अपील सुनी जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन देखा था, अगर आपको याद हो, वो है मिलिट्री का एक्सेप्शन। लेकिन यूएसए में क्या होता है पता है, यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं, इतना ब्रॉड पावर है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में एडवाइजरी ओपिनियन हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट लेते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 143। इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। यूएसए में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है एडवाइजरी जुरिडिक्शन के नाम का। ये डिसाइड किया जाता है, जो एक्चुअल डिस्प्यूट होते हैं वही यहाँ पे डिस्कस होते हैं, कोई ऐसा कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं इंडिया के केस में जुडिशियल रिव्यू की बात करूँ तो फिर क्या होता है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होता है। वो स्ट्राइक डाउन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऐसे लॉ को जो वायलेट कर रहा हो हमारे संविधान को, या फिर अगर पार्लियामेंट अमेंड कर दे कॉन्स्टिट्यूशन को और लिमिट के बाहर चली जाए, तब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होता है। यहाँ पे अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो इनका जुडिशियल रिव्यू बहुत वाइड है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ये स्ट्राइक डाउन दोनों भी जो फेडरल होते हैं ना, फेडरल के लॉ या फिर जो स्टेट के लॉ है, दोनों को भी स्ट्राइक डाउन कर सकती है और इनका जो भी डिसीजन होगा फिर ये फाइनल होगा। इतना पावरफुल यहाँ पे इनका जुडिशियल रिव्यू होता है। अगर मैंने आपको बोला था सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हमारी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, और हमने कंसेप्ट भी देखा था फंडामेंटल राइट के चैप्टर में, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, है ना। तो लॉ इस तरह से प्रॉपरली बन जाए और ये कुछ एक्सटेंट तक लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। पर अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ यूएसए के, तो ये प्रोटेक्ट करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर। तो यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। ये क्या होता है ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। तो दोनों भी लॉ, इसके साथ साथ जो फेयरनेस है इसे टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे फेयरनेस का टेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फिर से वाइडर बनता जा रहा है। हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपने अंदर यूज़ किया है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एलियन है इस कंसेप्ट को, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर एक्सपेंशन ऑफ पावर की बात करूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इनकी पावर एक्सपांड हो सकती है पार्लियामेंट में, इनका जुरिडिक्शन भी। यूएसए में क्या हो रहा है, इनकी जो पावर है ये फिक्स होती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इनको एनलार्ज नहीं किया जा सकता। वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो वहाँ पे इसे इंक्रीज नहीं कर सकती है। और अगर बात करूँ मैं लोअर कंट्रोल, जो कंट्रोल होता है सुप्रीम कोर्ट का ओवर द लोअर कोर्ट्स, तब उसका क्या, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में तो हो जाता है, मैंने आपको अभी बताया था। लेकिन अगर मैं यूएसए की बात करूं तो ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता है। स्टेट कोर्ट्स के ऊपर कोई भी ऐसा कंट्रोल नहीं होता है। यूएसए के पास डुअल जुडिशियल सिस्टम है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस डुअल सिस्टम का यहाँ पे यूज़ होता है, सेपरेट फेडरल और स्टेट कोर्ट्स यहाँ पे होते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, तो आज हमने ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है।
अच्छे से आप इसे रिवाइज़ कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी जो क्वेरी है उसे सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।